ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत ज्वलनशील, मौजू और सबसे चर्चित विषय पर बातचीत करेंगे और वह है वक्फ बिल किसके हक में। यानी जो संसद ने वक्फ बिल पास किया है, जो अब कानून बनने जा रहा है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद, उससे किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमने स्टूडियो में जिनको आमंत्रित किया है, सबसे पहले मैं आपसे उनसे परिचय करा दूं। शशि अग्निहोत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उनके पास बैठे हैं खुर्शीद अख्तर फराजी साहब, ये उर्दू का अखबार आवामी न्यूज़ के समाचार संपादक हैं। उनके पास बैठे सिराज मिठोलिया, ये भी एक पुराने पत्रकार हैं और कलकत्ता प्रेस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले कि मैं शशि अग्निहोत्री जी से कहूं कि उस बातचीत को, परिचर्चा को शुरू करें, मैं आपके सामने एक दो फैक्ट रखना चाहता हूं कि वक्फ जो है वो मुसलमानों में जो प्रॉपर्टी खुदा के नाम से कर दी जाती है, ईश्वर के नाम से, जिनका सार्वजनिक उपयोग होता है, वक्फ का शाब्दिक अर्थ होता है देना, दान। उसका एक बोर्ड बना हुआ है। वो बोर्ड तय करता है कि उस ज़मीन का क्या किया जाएगा, किसके हित में काम करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट में स्कूल बनेगी, मस्जिद बनेगी, क्या चीज़ बनेगी, वो वक्फ बोर्ड तय करता है। और बहुत बड़ी ज़मीन उसके पास में है। 1954 में अधिनियम बना था, ये वक्फ अधिनियम 1954 में, और 1995 में यानी 1995 में इसको निरस्त कर दिया गया, इस अधिनियम को। उसमें नया वक्फ अधिनियम आया था, पारित किया गया था 1995 में। फिर 2013 में इसमें संशोधन हुए, शायद 57 संशोधन हुए, यानी बहुत संशोधन हो चुके हैं पहले भी। 12 वर्ष बाद फिर संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई और ये संशोधन विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड के बारे में आलोचना की गई कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रहा है, खासकर गरीब मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रहा है, कुछ खास लोग ही इसका लाभ उठा रहे हैं, ऐसी चर्चा हुई। और ये चर्चा सिर्फ गैर मुसलमानों में नहीं, मुस्लिम संस्थाओं के अंदर भी चली संस्था कि वक्फ में कुछ संशोधन होने चाहिए। कुछ मुसलमानों ने भी इसकी आलोचना की कि इसका कुछ लाभ ले रहे हैं, गलत लोग ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो संशोधन आया है, इसमें मुसलमानों ने इसका बड़ा विरोध किया है। अभी जो 2025 में संशोधन हुआ, करीब करीब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक हो गई है। और अन्य जो पार्टियां जिन्होंने संशोधन भी किया है, जो साथ हैं, जैसे जेडीयू, जैसे पासवान की पार्टी, जैसे तेलुगु देशम हैं, आरएलटी, उनके भी जो मुस्लिम विधेयक है या मुस्लिम लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने भी, जैसे जेडीयू के कई मुस्लिम लीडर्स ने रिजाइन किया है। यानी ये पूरा का पूरा मामला हिंदू और मुसलमान के बीच में डिवीजन सा बन गया है। आइए हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या बिल है, इसकी क्या अहमियत क्या है इस बिल की। और ये बिल जो राष्ट्रपति का साइन तो हो ही जाएगा, पारित हो जाएगा। इसके बीच में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये जो बिल बने, इसकी बात चर्चा आज पूरे देश में चर्चा हो रही है और इस पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि हमारा एक टीवी हमेशा हम जागरूक रहे हैं मुद्दों के मामले में, जो बर्निंग टॉपिक्स, उस मामले में ताज़ा टीवी ने हमेशा सबसे पहले पहल की है और कोशिश की अपने दर्शकों को सारी बातें परोसने की कि भाई जो पक्ष में, विपक्ष में, बीच में, सब बातें हम लोगों को परोस सके, इस बात का हमने प्रयास किया है। उसी कड़ी में आज हम ये परिचर्चा कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मैडम शशि अग्निहोत्री से, जो भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता है। उनसे सुनते हैं, चूँकि रूलिंग पार्टी है बीजेपी और इस विधेयक को लाने में सबसे बड़ी अहमियत भूमिका उनकी है। हम अग्निहोत्री जी से बात करेंगे। अग्निहोत्री जी, एक तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आप बताएं अपने कि
भाजपा तो बहुत दिनों से पावर में है, 2024 से पावर में है, 2014 से। ये अभी क्यों लाया गया है विधेयक? बहुत पहले भी लाया जाना चाहिए था। उस वक्त आपकी मेजोरिटी थी, आज तो आपकी मेजोरिटी नहीं है, आपको दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन जब आपकी पूरी मेजोरिटी थी उस वक्त आप विधेयक नहीं ला करके आज क्यों लाए? इसकी मीनिंग क्या है? और इस विधेयक के बारे में आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपके हिसाब से, जैसे गृह मंत्री ने कहा, अमित शाह ने, कि साहब ये जो हम विधेयक ला रहे हैं ये मुसलमानों के हित में है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अग्निहोत्री जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल हो या कोई दूसरे बिल हो, इनको समय समय पर मोदी सरकार प्राय प्रत्येक बिल में संशोधन करने की चेष्टा कर रही है। 2014 से बहुत सारे बिल लाए गए, नए बिल भी कुछ लाए गए, कुछ पुराने बिल जिनमें संशोधन किए गए उसमें वक्फ बिल भी है। समय की मांग के अनुसार अभी इसको लाया गया। 2024 में जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार में मेजोरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानती। सरकार में मेजोरिटी है और मोदी सरकार और मोदी जी पर भरोसा है कि वो जो करेंगे देश के हित के लिए करेंगे। ये सिर्फ सहयोगी पार्टियां नहीं, ये दूसरे दल भी जानते हैं अच्छे से और ये भारतवर्ष की जनता भी जानती है। तो इसलिए जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात शुरू हुई, पिछले 1 वर्ष से इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जिसमें विरोधी दल के सदस्य भी हैं, जिसमें जुडिशरी के मेंबर भी हैं, जिसमें सामान्य लोगों को भी रखा गया है। इस तरह के जुडिशरी के मेंबर मिलाकर टोटल 31 सदस्यों की जेपीसी बनी। इसके पहले भी कांग्रेस ने जेपीसी बनाई थी, 13 सदस्यों की जेपीसी बनाई थी, जो संख्या बढ़ा के की गई कि और लोगों का योगदान हो। तो इसमें सोशल रिफॉर्मर को, पॉलिसी मेकर को और लोगों को इसमें जोड़ा गया। और पिछले 1 सालों में करीब करीब 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा के सुझाव जेपीसी को मिले हैं और उनके आधार पर ही इसमें संशोधन लाए गए हैं, करेक्शंस कुछ किए गए हैं। देखिए, समय की परिस्थिति के अनुसार हर बिल में संशोधन होते हैं। जब 2017 में मोदी जी 3 तलाक पर संशोधन लाए थे, उस समय भी विरोधी दल एवं एक समाज उनके प्रति अविश्वास कर रहा था कि अब हो सकता है मुस्लिम समाज सुरक्षित नहीं रहे। 2014 में जब मोदी जी के यहाँ पर जीतने के प्रधानमंत्री के रूप में जब आने की बात हुई, तब भी एक तरह से लोगों को बरगलाया गया कि यहाँ के मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहेंगे। विरोधी पार्टियों ने हमारे मुस्लिम भाई बहनों को इस तरह से बरगला दिया गया कि मुस्लिम समाज भय में आ गया था। लेकिन 2014 से लेकर 2024 और अब 25 चल रहा है, प्राय 11 वर्ष की भाजपा सरकार में कोई ऐसा एक मुस्लिम नहीं है जिसको भारतवर्ष भय के कारण छोड़ के जाना पड़ा हो। ये सब देख रहे हैं कि समय समय पर समय के हिसाब से परिवर्तन जरूरी है। आज हम अपने घर में भी रिनोवेशन करते हैं, समय के हिसाब से फर्नीचर चेंज करते हैं। उसी तरह से समाज में भी जो कुरीतियां हैं उनको हटाकर यहाँ पर वक्फ बिल में संशोधन लाया गया है। भारतवर्ष में 6 लाख से अधिक संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं, जिसमें 40%, आपको जान के इसमें आश्चर्य होगा, 40% जो संपत्तियां वे अवैध संपत्तियां हैं। ये अवैध संपत्तियां कहां से आई ये किसी को जानकारी नहीं है। यह जानकारी होकर भी इनको छुपाया जा रहा है। 2009 में 1950 में जब यह वक्फ अमेंडमेंट बिल बना, तब हमारे वक्फ बोर्ड में संपत्ति थी 50,000 एकड़ मात्र, जो 2009 में 4 लाख एकड़ से बढ़ के तक हो गई और 2025 में आज 9,40,000 एकड़ की संपत्तियां हैं। ये इतनी बड़ी संपत्ति में 40% संपत्ति अवैध संपत्ति है। आज इस बिल में संशोधन लाने की यह जरूरत पड़ी है कि हमारे पिछड़े वर्ग के जो मुसलमान हैं, हमारे गरीब वर्ग के जो मुसलमान हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका विकास जहां पे नहीं हो पा रहा है, उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के विकास के लिए इस बिल में संशोधन की जरूरत है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि कैसे इस बिल से वक्फ बोर्ड की संपत्ति से महिलाओं का विकास कैसे होगा, बच्चों का विकास कैसे होगा? इतनी बड़ी संपत्ति, इसका उपभोग सिर्फ समाज के कुछ लोग, मुस्लिम समाज के कुछ चुनिंदा लोग इसका उपभोग कर रहे हैं और विरोधी दल के कुछ नेता उनके साथ बंटवारा कर रहे हैं। जिस उद्देश्य से यह वक्फ बोर्ड बनाया गया था, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, समाज के कल्याण के लिए बनाया गया था, उस समाज के कल्याण की भावना से हटकर अब उस पर कुछ चुनिंदा सामाजिक व्यक्तियों का एवं राजनेताओं का उस पर कब्जा हो गया है। 2013 में वक्फ बोर्ड को कांग्रेस सरकार ने इतनी ज्यादा शक्ति दे दी थी कि किसी भी कब्जे की हुई जमीन को वापस लेने के लिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता था। सोचिए, हमारी प्रॉपर्टी है, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। अगर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया है कि संपत्ति हमारी है, तो हम उस पर कब्जा का दावा करने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते थे।
ये सारे संशोधन लाने के लिए पार्लियामेंट में इस बिल को लाना जरूरी था। और इसी उद्देश्य से एकदम साफ मंशा से मुस्लिम समाज के विकास के लिए, एकदम साफ मंशा से और समाज के और देश के विकास के लिए इसमें महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम बच्चों की भी भूमिका हो, इन सब को सोचकर यहाँ पर संशोधन बिल लाया गया। अब इस संशोधन बिल में जो मुख्य बातें मैं आपको, पहले ही इस बिल का नाम दिया गया है उम्मीद। देखिए, उम्मीद भी एक उर्दू शब्द ही है, ये कोई हिंदी शब्द नहीं, उर्दू शब्द है, जिसका मतलब ही होता है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। कार्य क्षमता और विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बिल में संशोधन लाया गया है। क्या क्या संशोधन इसमें मेन किए गए हैं कि वक्फ बोर्ड की जो कमेटी होगी उसमें महिलाओं को भी रखना होगा, मुस्लिम महिलाएं इससे वंचित नहीं होंगी। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं देश भर में, जब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले महिलाओं को सब जगह भागीदारी देनी पड़ेगी। क्यों पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को इसमें भागीदारी नहीं मिलेगी? क्यों कमेटी में? क्या वे शिक्षित नहीं है? अगर वे शिक्षित नहीं है तो उनको शिक्षा दिलाई जाए। तो शिक्षा किस माध्यम से दिलाई जाएगी? गरीब है महिलाएं, अशिक्षित है, तो उनके बच्चे भी अशिक्षित होंगे। एक महिला जब शिक्षित रहती है तो सारा समाज शिक्षित होता है, एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो सिर्फ एक परिवार शिक्षित होता है। इसलिए महिलाओं की शिक्षा और उनके विकास की जरूरत पुरुषों से ज्यादा है। उनके बच्चे शिक्षित होंगे। आज आप जेल खानों में देख के जाइए, संशोधनागारों में देख के जाइए, वो क्राइम रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो ज्यादातर 90% लोग उसमें मुसलमान समाज के हमारे। ये दोष उनका नहीं है, उनके अपब्रिंगिंग्स, उनकी परवरिश का है। ठीक तरह से ना हो पाने की वजह से, शिक्षा के अभाव में, विकास के अभाव में और पुरुष प्रधान समाज की वजह से उनका विकास, डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया है। इसलिए वो इस राह पे चल गए हैं। इस राह पर चलने की वजह से वो गलत लाइन में पड़ गए। तो उनको सही लाइन पे लाने के लिए हम लोगों को इस बिल को लाने की और संशोधन करने की जरूरत पड़ी। इस बिल में बहुत सारे संशोधन किए गए कि इसमें और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जुडिशरी को लोगों को लेना पड़ेगा, और कम से कम एक व्यक्ति जो मुस्लिम धर्म के बाहर का हो उसको भी जोड़ा जाए ताकि उसकी राय परामर्श ली जा सके। तो इस तरह की बातों पर विचार विमर्श कर और 1 करोड़ लोगों की राय मंशा को लेकर यह बिल में संशोधन किया गया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यह बिल इस बार ही संशोधन किया है, समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। आने वाले दिनों में इस बिल में 10 साल बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो इसमें और रिफॉर्म्स किए जाएंगे। लेकिन अभी साफ मंशा से मोदी सरकार ने यह बिल को लाया है और चाह रहे हैं कि सभी विरोधी इसमें अंशग्रहण करें। 520 सदस्यों ने इसमें भाग लिया, 288 लोकसभा के सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति जताई, राज्यसभा में भी 128 सदस्यों ने सहमति जताई और अगले दिनों में राष्ट्रपति की अनुमति से बिल पास होगा। आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज समझ पाएगा कि वो इस बिल को जिस हिसाब से उनको बरगलाया जा रहा था, ये पूरी धारणा गलत थी। कुछ विरोधी पार्टियों ने उनको इस तरह से बरगला दिया और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह की माने मंशा जाहिर की है कि इसके आने से मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इस तरह से बरगलाने की राजनीति जो पिछले दिनों से करती आ रही है, विरोधी पार्टियां उसी तरह का काम कर रही हैं। अभी शशि अग्निहोत्री जी ने पॉइंट टू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। उन्होंने कहा कि ये समय के मांग के अनुसार किया गया, 1 नंबर। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी 31 सदस्यों की और उसमें 1 करोड़ लोगों ने सुझाव दिए थे अपने। इसमें जो कुरीतियाँ आई थी उसको लेकर के इसमें संशोधन बहुत जरूरी था। 6 लाख संपत्तियाँ उसके अंदर में हैं वक्फ बोर्ड में, और उनका कहना है कि 40% जो उसमें संपत्ति जो अवैध है, इलीगल है, जिनके मालिक का आता पता नहीं है। उन्होंने कहा 50,000 एकड़ से पहले शुरू हुई थी, फिर 4 लाख एकड़ हुई, अब 9 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ के अंदर में है। उन्होंने कहा पिछड़े और जो गरीब लोग हैं उनके लिए वक्फ बोर्ड ने कभी काम नहीं किया, इसके लिए जरूरत पड़ी कि इसको संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ खास इसमें जो वक्फ बोर्ड में अभी तक क्या है, कुछ खास लोग ही इसका लाभ उठाते थे। गरीब लोग, साधारण लोग जो मुसलमानों में औरतें, बच्चे, इनको इसका कभी लाभ नहीं मिला। इसलिए 2013 में ये बोर्ड को कांग्रेस के टाइम में अपार शक्ति दे दी गई थी कि सारी ये तय करेगा, कोई उसको कोर्ट में भी नहीं जा सकता, इसलिए संशोधन की जरूरत थी। अब जो नया अमेंडमेंट किया गया है उसके अंदर में महिलाएं की प्रतिभागी भी रहेगी, और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें किया गया है उसमें 1-2 नॉन मुस्लिम सदस्य भी रहेंगे, और इसको पार्लियामेंट ने 288 मतों से पास किया है और राज्यसभा में भी 128 मत मिले। इसके बाद कुछ जैसा विरोध हो रहा आप जानते ही हैं, उसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं,
और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा रहा है, आने वाला समय बताएगा। अदरवाइज सब कुछ ठीक रहा तो इसको राष्ट्रपति की सम्मति मिल जाएगी। आइए हम बात करते हैं खुर्शीद अख्तर फराजी साहब से। फराजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 मेन पॉइंट है। एक तो उन्होंने कहा भी ये समय की मांग के अनुसार है। 1 करोड़ लोगों ने सेशन दिया। अभी तक जो वक्फ बोर्ड था वो कुछ खास लोगों के लिए, मुसलमानों में भी कोई खास बड़े लोगों के लिए, तथाकथित बड़े लोगों के लिए काम करता था, आम आदमी के लिए सब वक्फ बोर्ड को स्वयं नहीं था। और इसमें अभी 9 लाख एकड़ ज़मीन है, 40% ज़मीन जो है वो अवैध है। इसलिए बहुत जरूरत थी कि इसको सब किया जाए। और ये अमेंडमेंट फाइनल अमेंडमेंट नहीं है, आने वाले समय में और भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। अब बताइए खुर्शीद साहब, जब सब कुछ ठीक है, 1 करोड़ लोगों ने सबमिट किया, संशोधन जरूरी था, बड़े लोग करता था, तो आप लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, आपने जो इस मौजू पे ये चर्चा शुरू किया है तो ये इसके लिए आप बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने इस बिल को लाकर मुसलमानों पर कौन सा एहसान किया, या इससे पहले उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मुसलमान बहुत खुश हुए। आज तक तो मतलब 2014 से लेकर आज तक तो ऐसी कोई बात भी नहीं की। आज भी मतलब हिंदुस्तान में मुसलमानों को नौकरी की जगह पे 2% से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। चाहे जिस जुमरे में देख लीजिए, वो मतलब मुसलमान को हर तरह से मतलब ज़रा सी बात में कसूर हो या ना हो, बुलडोज़र चला के हटा देना, मार के हटा देना, ये कर देना, फसाद शुरू करा देना। और फसाद शुरू भी कराए, मारे भी जाए मुसलमान, पकड़ा भी जाए मुसलमान, ये कौन सा मतलब ये। और आज जो ये कहने की बात है कि 3 तलाक को ये कर दिया, ये मतलब कि हिजाब का मामला उठा के ये कर दिया, आज बाबरी मस्जिद का ये ले लिया, ज्ञानवापी मस्जिद को लेने का ये सब। तो भाई आज तक आप एक बात बता दें कि 2014 से आज तक आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? हमारी शरीयत पे हमला करके ये सोचा कि हम बहुत बड़ा काम किया। आप बताइए क्या किया? आप महंगाई उतनी ही बढ़ा दे रहे हैं, उतने ही मतलब सबके। अरे मुसलमान तो 23% है, हिंदू तो यह 73% है। सबसे बड़ा दुश्मन तो आप हिंदुओं के हैं, मुसलमान तो बहुत बात की बात है। जहाँ तक वक्फ की बात करने की बात करते हैं तो आप कौन होते हैं मतलब कि इसको मतलब ये करने वाले? वक्फ का मामला जो है मुसलमानों का मामला है। मेरे पास जायदाद है, हम अपने औलाद को देके जाते हैं, वक्फुल औलाद उसको कहते हैं। जब हम अपनी औलाद के लिए सब कुछ कह के जाते हैं तो आप कौन होते हैं उसके बीच में बोलने वाले? आपकी चीज़ तो हम नहीं छीन रहे। आपने तो हमारे मकबरे छीन लिए, आपने हमारे मज़ारात छीन लिए, आपने हमारी ईदगाहें छीन ली। तो हम लोगों ने तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हमने सर झुका के कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर लेता हम मान लेते हैं। तो आप बताइए, आज आप 2014 से लेके 2025 तक आपने मुसलमानों के हक में क्या काम किया? आपके पास कोई एक जवाब नहीं होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। खुर्शीद अख्तर फराजी ने बहुत संक्षेप में अपनी बात कही, लेकिन उन्होंने 2-3 सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2014 से जब से ये सरकार सत्ता में आई है, उसे एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसके कह सकते हैं मुसलमानों के हक में था। उन्होंने मुसलमान का छीना है। 3 तलाक बिल भी लेकर आए, उसके बाद और भी जो चीज़ें आई उसमें कौन सब का काम मुसलमानों के कौम माने एक सारा टारगेट जो है वो मुसलमान रहे हैं। उन्होंने कहा चूँकि जब बड़ी मेजोरिटी हिंदुओं की है इसलिए कोई हिंदुओं के पक्ष में भी नहीं है। आज अगर टेंशन है पूरे देश में तो इसको हिंदुओं की भी कोई तकलीफ मिलेगी। वक्त जो है मुसलमानों का है। आप इसमें कौन होता है हस्तक्षेप करने वाले? आपको वक्त जो है जो कमेंटमेंट करें तो मुसलमान तय करेंगे बैठ करके कि क्या उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर क्यों हो रहा है, आदि आदि कई सवाल उन्होंने उठाए खुर्शीद अख्तर हम में। इस प्रकार हमने शशि अग्निहोत्री जो भाजपा की नेता है उनसे बात की, एक खुर्शीद अख्तर फराजी से बात की जो आवामी न्यूज़ के संपादक हैं। हम इस पे परिचर्चा पर अपने अन्य प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं वक्फ बिल किसके हक में, और शशि अग्निहोत्री जो भाजपा के नेता है उन्होंने बताया कि वक्फ बिल क्यों लाया गया। 1 करोड़ लोगों ने सुझाव दिया, सबको मौका मिला बताने का,
और वक्फ का प्रॉपर्टीज़ का गलत लोग इस्तेमाल करते थे, कुछ खास मुसलमानों के ही हक में होता था, आम मुसलमान इससे वंचित रहे। इन सब को लेकर के संशोधन किया गया और भविष्य में भी संशोधन और किए जा सकते हैं। अब जो नया बोर्ड बना है वो उस बोर्ड में महिलाएं भी रहेंगी और एक आध नॉन मुस्लिम लोग भी रहेंगे। ये सारी बातें उन्होंने बताई। आइए अब हम बात करते हैं राज मिठुलिया से, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, प्रेस क्लिप के प्रेसिडेंट में। मिठुलिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 बातें आपने सुनी, एक बीजेपी नेता सुनी, एक मुस्लिम का पक्ष भी सुना आपने, एक पत्रकार के रूप में। चूँकि हम लोगों का एक दृष्टिकोण अलग होता है, पत्रकारों का अलग दृष्टि, एक निरंकुश दृष्टिकोण होता है। हम पूरे देश के बारे में सोचते हैं। अगर राष्ट्र के बारे में चिंतन किया जाए, पत्रकारिता किया जाए, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं सारे फैक्टर्स के बावजूद? राज मिठुलिया जी। सबसे पहले तो निवर जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये बहुत ही मौजू सब्जेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले दिनों या कल 2 दिन पहले ही तक ये तमाम बातें राज्यसभा और संसद में, लोकसभा में सारी बातें आ गई हैं कि इस वक्फ बिल के बारे में सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, पक्ष में विपक्ष में। जैसा बहन अग्निहोत्री जी ने बताया कि जेपीसी की कमेटी में 31 सदस्य हैं, उसमें मुस्लिम सदस्य भी हैं, सारे सदस्य हैं। और ये इसमें एक लंबा अध्ययन किया गया, जैसे बताया 1 करोड़ लोगों से राय ली गई, सारी बातें बिल्कुल मान लो, मैं सारी बातें ठीक है। तो उस कमेटी में जो 31 शख्स थे, ये बिल आने के पहले उन्होंने कुछ आपत्तियां क्यों नहीं की? मेरा पहला सवाल या मुझे ऐसा जहन में आता है कि अगर कुछ खामियां रही होंगी तो वहाँ बोल सकते थे। तो वो मैं समझता हूँ वो कुछ मजबूरी हो गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी एक दूसरी तरफ है। ये सारी तमाम बातें जो पार्लियामेंट में आई हैं, यह बिल जो पास हुआ है, अब ये राष्ट्रपति महोदय जी के पास जाएगा सही के लिए। इसी बीच ये सुप्रीम कोर्ट का मामला भी आ गया, सारी बातें सुप्रीम कोर्ट चली गई है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो आपत्तियां आ रही हैं एक मुस्लिम बड़े वर्ग की तरफ से, जैसे आप कह रहे गरीबों के लिए हो रहा है, महिलाओं के हित के लिए हो रहा है, तो ये बातें कौन समझाएगा? ये जो आक्रोश फैल रहा है मुस्लिम समुदाय में कि ये तो बोल तो रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या होने वाला है, ये शंका इसको दूर करना बहुत जरूरी है दोनों समुदायों को बैठकर। कि ये जो बातें सवाल उठ रहे हैं कि इनसे मुसलमानों को फायदा नहीं होगा, और दूसरी तो वो कह रहे हैं कि ये बिल आने के बाद महिलाओं को फायदा होगा, ये होगा, ये कब होगा? ये सवाल तो एक सवाल पैदा कर दे रहे हैं, कब होगा ये? इससे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहा कि जो बड़े बड़े घराने जो हैं, ये इनकी संपत्तियां उनके हाथ में चली गई हैं, लेकिन ये जो नाम बता नहीं पा रहे हैं कोई नेता कि किसके पास गई है। हाँ, गई है संपत्ति के पास, नाम कोई नहीं बता रहा किसके पास संपत्ति गई है। कुछ मामला ऐसा है कि होटल भी बन गया है, लेकिन किसके पास गया है, जो संपत्ति गई है, इसका कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। ये भी एक सस्पेंस बना हुआ है, सस्पेंस दूर होना चाहिए। ये जो आपस में हिंदू मुसलमान जो असली जो सब्जेक्ट है, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सामने बिहार में चुनाव है और इसको चुनाव से भी जोड़ दे रहे हैं लोग। बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कहा कि संशोधन होते रहे, 13 में हुआ, अब संशोधन हो रहे हैं। कुछ ऐसे संशोधन हो जिससे वाकई एक समाज के तबके जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनका फायदा हो। ये बातें जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुलासा बिल्कुल ओपन नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट में जो मैं तस्वीर आई उसमें तो सारे जो एमपी सारे हिंदू एमपी थे जिन्होंने विरोध किया, पास हुआ ना पार्लियामेंट में। और विपक्ष में तो जो बीजेपी वाले थे, उनके घटक दल भी थे, उनके अंदर भी इस वक्त कुछ ऐसे बातें आ रही है, वो भी चुनाव को लेकर, केंद्र सत्ता को लेकर, कि ये जो एक बवंडर खड़ा हो गया है, एक बवाल खड़ा हो गया है कि हम लोग कैसे समझाएंगे कि आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए हमने जो ये संशोधन करने का प्रयास किया है, इसमें ये संशोधन होंगे और ये फायदा मिलेगा। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से दोनों पक्ष को बैठकर, कमेटी तो बनी, ठीक है, कमेटी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन इस वक्त जो मामला है कि इस पर हम लोग, ये मामला बिल्कुल संवेदनशील है, चूंकि मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर ज़्यादा बोलना मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लग रहा है कि हाँ, पत्रकार का जो कर्तव्य है, जो हकीकत सच्चाई पेश करे,
पाठकों के सामने जो सच्चाई है उसको प्रस्तुत करें, ये पत्रकारों का कर्म है। डिबेट तो होते रहेंगे, टीवी दो आप खोलिए, टीवी में आप देखिए, आपके यहाँ ताज़ा टीवी में और भी तमाम टीवी है, नेशनल टीवी है, दिल्ली वगैरह सब जगह चैनल खोलते ही वक्त को लेकर एक आपस में भिड़े हुए हैं, हिंदू मुसलमान। तो ऐसा, अरे सारे हमारे एक ही भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसमें कोई अंतर है ही नहीं। और इस सिलसिले में निवर जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई बड़ी बात नहीं मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। ये बात होनी चाहिए। आपस में संशोधन होते रहेंगे, सब सारे भाई हमारे अपने हैं, ये सबके हित में हो तो बात अच्छी होगी, किसी तरह का गलतफहमी पैदा ना हो। और सुप्रीम कोर्ट की जब रुख मुड़ा है, अब सुप्रीम कोर्ट की सारी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। मामला बिल्कुल पेचीदा मामला है, इसमें विश्वास सबको आपस में शांति से, माहौल शांत होना चाहिए इस देश में, आपस में नहीं बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि मामला ऐसा बन गया है कि कुछ लोग इसको लेकर गुमराह कर रहे हैं। गुमराह वाली बात को दूर करनी जरूरी है, जो संशय जो सवाल उठ रहे हैं उनको दूर करना बहुत जरूरी है। इस वक्त भी अभी भी राष्ट्रपति पद के पास नहीं गया, वो सही होना बाकी है, लेकिन अभी भी मौका है कि हस्ताक्षर तो हो जाएगा। अभी भी कुछ कमेटियाँ जो बड़े जो बहुत सारे मुसलमान मैंने देखा सपोर्ट कर रहे, खुलेआम महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं मोदी जी को, और एक तरफ बड़ा विरोध कर रहा है मुसलमान एक तरफ। तो ये कैसे दो हो रहा है? एक तरफ सपोर्ट भी कर रहे हैं मुसलमान वर्ग का बड़ा तबका, उससे बड़ा तबका विरोध कर रहा है, मुसलमानों को अंदर भी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो मैंने टीवी में देखा, आपके इसमें दिखा रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन हकीकत में मैं चाहता हूं कि हमारी जो कंफ्यूजन जो बना हुआ है, संशय, इस संशय को दूर करना बहुत जरूरी है आज के माहौल में। पत्रकार राज बिठोलिया ने कुछ तरह बीच की बातें कही। उन्होंने कहा कि जो शंकाएं इसको लेकर के हो रही है, पूरा हिंदू मुसलमान बट गया एकदम, इनको दूर करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन है कि दूर करेगा कौन? उनका मतलब ये कि अगर सरकार दूर करेगी तो सरकार पर तो छाप लग गई है कि वो प्रो हिंदू सरकार है, एंटी मुस्लिम सरकार है, जैसे फिरोजी साहब ने कहा। तो करेगा कौन? लोगों को कौन समझाएगा? ऐसी कौन सी ताकत है जो मुसलमानों को ये समझाएगी नहीं ये तुम्हारे हक में है? और उनके समझाने से क्या कितने मुसलमान समझेंगे? और ये कब होगा? कब समझाएंगे लोगों को? इससे किसको लाभ मिला ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि प्रॉपर्टी का लाभ किसको मिला। और ऐसा लगता है कि हमारे जो मूल मुद्दे हैं देश के, जो बड़े इश्यूज हैं कंट्री के सामने, उनको थोड़ा डाइवर्ट किया गया, उससे लोगों का ध्यान इस तरफ जाएगा। हम रोज़गार की बात, जैसे औद्योगिकरण की बात, नौकरी की बात, बढ़ती हुई कीमतों की बात, इस तरह की जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो आम आदमी से है, वो सब साइडलाइन हो गए। मेन मुद्दा आ गया हिंदू मुसलमान का, और ये संवेदनशील मामला है। ये हिंदू मुसलमान में बंटना नहीं चाहिए, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आदि आदि कई बातें राज बिठोलिया ने कहा एक पत्रकार के रूप में कि ये हमारा कर्तव्य है इस गैप को हम कम कर सकें, और हम फ्लेयर अप नहीं करके इसको समझाने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाने। आइए हम बात करते हैं सिराज खान बातिश से, जो एक हिंदी के साहित्यकार हैं। उर्दू का भी है लेकिन हिंदी की भी ज़्यादा इनकी कथाएं लिखती हैं। तो एक साहित्यकार, लेकिन फिर भी आखिर वो मुस्लिम साहित्यकार हैं, तो कुछ तो सोचते होंगे उस बारे में भी। तो इनके हम निवेदन करेंगे सिराज खान बातिश से कि जो तीन बातें हैं, मैं पहले भी सुनता था, मैंने इसके पहले भी कई मुसलमान भाइयों ने मुझे कहा था कि हमारे जो वक्फ बोर्ड है ये आम मुसलमानों के लिए काम नहीं करता है, इससे कुछ बड़े मुसलमानों को फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ है। कई लोगों ने कहा इस बात को। तो ये जो नया बिल है, क्या उनके लिए लाया गया है कि आम आदमी को फ़ायदा हो, बड़े लोगों को फ़ायदा न हो? और जो प्रॉपर्टियाँ जो हैं वेस्टेड है, उनका क्या आइडेंटिफिकेशन है, इस बारे में अगर कुछ बता सके। और ये नया बिल आया है, ये कैसे, जैसे गवर्नमेंट बोलती है मुसलमानों का हक में है, तो आपका क्या मानते हैं कि ये मुसलमानों का हक में है? सर ऐसा है कि सर जी, ये तो सच है कि वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ जो हैं जी, वो अनियमितताओं का शिकार हैं। हाँ, बहुत सारे कलकत्ते में ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, हमारे मित्र जो हैं वो रह रहे हैं बिल्डिंगों में, और एक ज़माने से रह रहे हैं, कोई किसी को फेयर नहीं देता है, किराया नहीं देता है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा, बिल्डिंग गिर रही है, लेकिन कौन मालिक इसका आज तक पता नहीं चल रहा। अभी इसी रोड पे शेर खान साहब हैं, वो हॉल भी उनका है, वो मुतवल्ली भी हैं, इसी रोड आगे आपके आगे में, वो भी वक्त की प्रॉपर्टी है। और कौन मालिक है, कैसे मालिक है, ये इसकी जस्टिफिकेशन तो सही भी नहीं होना, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बात भी सच है कि ये जो सरकार है
हमारी 13-11 साल की सरकार जो है, ये मुसलमानों के कभी हक में नहीं रही है। ये सच है, ये सबको मानना होगा। क्योंकि 14 से लेकर आज तक बीजेपी ने जो भी किया है वो सब मुसलमानों को डाउन करने के लिए, उनको निस्तनाबूद करने के लिए, उनको नीचा दिखलाने के लिए किया है। लाल किले के प्राचीर पर खड़ा होकर प्रधानमंत्री मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर उसी लाल किला के खड़े होकर एक बार कह देते कि ये शाहजहां ने बनवाया है, हमारी विरासत है, तो मुसलमान का सीना चौड़ा हो जाता। आज तक कभी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा मुसलमान में। ये तो हो रहा है। मुसलमान जो आज नाराज हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा, आप तो अखबारों में सारी चीज़ें आ रही हैं, खुले कर आ रही हैं। आज देश का जितना मुसलमान लीडर है, जो नीतीश के साथ में था, जो और लोगों के साथ में था, वो सब रिजाइन दे रहे हैं। इस एकजुटता का जो रिजल्ट आएगा उसके पर भी गौर करना चाहिए। क्या होगा इसका? टोटल मुस्लिम आबादी इससे अलग हो रही है। तो सत्ता को सोचना चाहिए कि एक बड़ी आबादी, आपकी बड़ी आबादी आपसे अलग हो रही है। आश्चर्य की बात है कि इतना जम्बू पार्लियामेंट में कोई भी मुस्लिम आपके पास एक एमपी नहीं है। ये सवाल नहीं उठता है। आप मुसलमानों के हैसियत बताते हैं कि हम हैसियत मुसलमानों के हैं। आपने क्यों नहीं ऐसा किया कि 3 तलाक लिया, आपने 370 अमेंडमेंट किया, कश्मीर अभी भी डूब रहा, पत्थर हो गया है, अभी ये सुधार नहीं हुआ उसके। महिलाओं का भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। आप इतनी हमदर्द होते तो महिलाओं को 4% रिजर्वेशन देते, चलो मुस्लिम महिलाएं इससे निकल जाओ। ये सब नहीं किया आपने। मुसलमानों को नीचा दिखाने के बाद जितना काम किया वो सब आपके संविधान में हुआ है। ये बिल भी जो है नेबर जी, ये बिल भी जो है ये किसी के हक में नहीं है, सिर्फ सत्ता के हक में है। और भटकाव है इसमें। 2-3 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है और भटकाव है इसमें। अब साल भर जो देश है भटका रहेगा। बहसें होंगी, रिपोर्ट्स आएंगी, अखबार लिखे जाएंगे, संपादक लिखे जाएंगे, भरे जा रहे हैं अखबार को ब्रीफिंग मिल गई है। और इसमें कितनी सच्ची बातें हैं, कितनी झूठी बातें हैं। हम लोग चैनल पे पहले बार आपने इस पे डिबेट करवाया है, ये आभार आपका बोल रहे हैं, ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे आप करवाते हैं। लेकिन ये बात सच है कि देश का एक बड़ी आबादी, लघु संख्यक आबादी जो है, जिसको आप शून्य समझते हैं, वो शून्य मत समझिए। इससे देश का कितनी बड़ी हानि होनी है इसके बारे में ही सोचना होगा। मुसलमान जो है आपका दाहिना हाथ है, बायां हाथ है। इसको आपने कभी हाथ नहीं बनाया, इसको आपने जूती बना कर रखी है कि जूती है ये आपके देश की। इससे नुकसान हो नहीं हो रहा। आप इसके नुकसान को नहीं समझ पा रहे हैं। 2 मुसलमान थे आपके यहाँ, अब्बास नकवी और शहनवाज, उसको भी आपने किनारे कर दिया। वो कहाँ गए बेचारे समझ नहीं आ रहा। उसके कम से कम कहने में लगता है कि चलो मेरे 2 मुसलमान तो हैं, लेकिन उसको भी आपने नीचे डाल दिया है तहखाने में। ये शर्म की बात नहीं है। आप अरबों से जाकर हाथ मिलाते हैं और अरबों के देश में खाड़ी तरफ जाकर मंदिर बनवा रहे हैं और यहाँ मस्जिद गिरवा रहे हैं। ये राजनीति समझ नहीं आ रही है, दुगलापन राजनीति समझ नहीं आ रही है। आज सभी मुसलमान जो हैं आपसे अलग हो रहे हैं, सत्ता से अलग, देश से अलग हो रहे हैं। ये नाराजगी की बात नहीं है, तो नाराज होने की बात है, दुख की बात है, इस पर विचार करने की बात है। मैं हिंदी का लेखक हूँ, आधा हिंदू कहिए मैं हूँ, मैं कहने में करूँ कर्म तो आधा मैं हिंदी लेखक हिंदू हूँ। सारी संविधान जानता हूँ, हिंदू के साथ बैठना उठना मेरा है, दोस्तों के साथ बैठना, सारे दोस्त मेरे हिंदू हैं। लेकिन ये मैं कहने में मजबूर हो रहा हूँ कि देश का मुसलमान आज आपसे अलग हो रहा है। इस पर विचार करने की बात है, सोचने की बात है। सत्ता नहीं सोच रही है, गलत कर रही है। जावेद खान बाती साहब ने कहा कि ये माना कि इस वक्फ बिल में इसके पहले इरेगुलरिटी रही है, इसके बारे में कई बार चर्चा हुई है, उन इरेगुलरिटी को ठीक करना चाहिए। इसके रख रखाव में कई मकान है, समझ नहीं आता किसका मकान है, रख रखाव नहीं है, गिर रहे हैं मकान, टूट रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत इम्फेटिकली कही कि ये सरकार जब से आई है 2014 से लेकर के 2025 तक रहा है, एक काम भी उन्होंने मुसलमानों का हक में नहीं किया है। जितना काम किया है सब मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों की स्थिति को ख़राब करने के लिए किया उन्होंने। और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नस्ल नाबूद करने के लिए, नस्ल नाबूद एकदम ख़त्म करने के लिए उन्होंने किया। इनका कहना ये, प्राइम मिनिस्टर लाल किले से झंडा लहराते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने कहा कि ये शाहजहाँ का बनाया हुआ है, हमको इसका फ़क्र है, ऐसा कहते तो आज मुसलमानों का सीना चौड़ा हो जाता। जबकि इसी लाल किले से हमेशा हर 15 अगस्त को 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। इन्होंने कहा कि ये जो बिल आया है ये किसी के पक्ष में नहीं है, सत्ता के पक्ष में ही है, न हिंदुओं के पक्ष में न मुसलमानों के पक्ष में, ये सत्ता के पक्ष में है और ये भटकाव करेगा, लोग भटकते रहेंगे इसमें। इन्होंने ये कहा कि आपके साथ जो मुसलमान थे, नकवी, शहनवाज, अकबर भी थे, लेकिन अकबर का तो खैर अता पता ही ख़त्म हो गया, लेकिन शहनवाज उनका भी कहाँ है, वो कहीं तहखाने में कि कहाँ पर आने हैं,
उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों में मंदिर बना रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम देशों में मंदिर बनाए गए हैं और कई हमारे मुस्लिम देशों में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, गले मिले हैं वहाँ के और लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन भारत में आप मस्जिदों को गिरा रहे हैं। इस प्रकार की ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी तस्वीर है ये इन्होंने कहा। इस प्रकार हमने वक्फ बिल किसके हक में को लेकर के हमारे चारों प्रतिभागियों से बातचीत की, चारों बिंदु आए, इसके अन्य बिंदुओं पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं वक्फ बिल किसके हक में, और हमारे चारों प्रतिभागियों ने कई बातें कही, हक में कही, विरोध में भी कही, बीच में भी कही। वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, रेगुलरिटी है, ये भी बात आई। साथ में ये भी है कि वक्फ बिल जो बनाया गया वो मुसलमानों के हक में बनाया गया, गरीब मुसलमानों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, सारी बातें हमारे सामने आई है। लेकिन आज ये बात बिल्कुल सही है, जैसे बिठोले जी कहा कि दुर्भाग्य देश का इस चीज़ पर पूरा हिंदू मुसलमान बंटवारा हो गया है। ये अच्छा नहीं है किसी भी देश के लिए, क्योंकि आखिर एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमान माइनॉरिटी है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या है उनकी। आज 20% के आसपास लोग मुस्लिम हैं। हर जीवन के हर क्षेत्र में मुसलमान हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एडुकेशन हो, चाहे साहित्य हो, चाहे लेखन हो, चाहे सब में मुसलमानों का कहीं न कहीं कोई भागीदारी, पार्टिसिपेशन है उनका। आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से माइनॉरिटी सेल है आपके यहाँ बीजेपी के अंदर, वहाँ भी एक मुसलमान रखा आपने माइनॉरिटी। ओनली कम्युनिस्ट पार्टियों में नहीं है माइनॉरिटी सेल, आप में है, कांग्रेस में भी है, सब में है। अब हम शशि अग्निहोत्री जी आपसे 2-3 बातों का सवाल जानते हैं जो आप पर बढ़े कि आपने 2014 से 2025 में जैसा कहा है लोगों ने कि एक भी ऐसा काम बताइए जो आपने मुसलमानों के लिए किया, मुसलमानों के नाम पर किया, लेकिन मुसलमानों के पक्ष में किया, नंबर 1। नंबर 2, सब आप हक में काम कर रहे हैं, फिर भी इतनी बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी आप कहते हैं, एक भी मुसलमान आपका एमएलए नहीं है, एक मुसलमान एमपी नहीं है, कोई किसी को टिकट नहीं दिया आपने। जो 2-4 लोग थे आपके यहाँ उनको भी साइडलाइन कर दिया गया, ऐसा उनका है। तो आप ये डिफेंड करिए, बताइए कि आप कैसे कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं ये जो वक्फ जो विधेयक नया बनाया है ये मुसलमानों के, आम मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों का भला हो, हम सब चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सिर्फ बड़े बड़े मुसलमानों को भला हो। मुसलमानों में ज़मींदार भी हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं, नवाब भी, आज भी नवाबी में रहते हैं, उनके लिए नहीं, आम आदमी के लिए। इसके में कैसे कहेंगे आप अग्निहोत्री जी? देखिए 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो उनका नारा शुरू में यही था कि सबका साथ सबका विकास। ये हिंदू और मुसलमान इस पर बेस नहीं था, हर व्यक्ति के विकास की बात उन्होंने की थी। हमारे जो आदर्श थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था कि अंत्योदय माने समाज की जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, बिना किसी परिचय के, बिना किसी जाति का जाने, धर्म को जाने, उसका विकास हम लोगों को करना है। तो उसी आधार पर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ शुरू हुई। अब जब विकास की बात हम करते हैं तो हमारे पास बैठे हुए भाई साहब ने कहा कि मुसलमानों के लिए क्या काम किया। तो मैं शुरू से अगर गिनाना चाहूँ तो बहुत सारे योजनाएं हैं, जिसमें चाहे वो जनधन योजना हो, महिलाओं के लिए 0 बैलेंस से खाते खोलना हो, कभी भी बैंकों में ये पूछा नहीं गया कि आप किस धर्म से बिलोंग करती हैं। दूसरी बात, जब हम आते हैं 2020 में कोरोना के समय कठिन परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री ने बिना किसी के धर्म को जाने हुए महिलाओं के अकाउंट में 3 महीने तक 500 रुपए भेजने, एवं उनके साथ साथ हर महिलाओं जिनकी जो बीपीएल कार्ड धारक थी उनके अकाउंट में 500 रुपए भेजना और उनको एक गैस सिलेंडर देना, बिना किसी धर्म को जाने। प्रधानमंत्री आवास योजना पर जब आप आते हैं तो किसी धर्म को जाने बिना सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं के नाम पर उन्होंने गैस इसके घरों के देने की व्यवस्था की। देश के 80 करोड़ लोगों में मेरा मतलब है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब है उसमें, उन सब के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। आज सारे देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन की सुविधा उपभोग कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा कि शरीयत कानून को हमने वो नहीं माना, तो एक देश में एक ही कानून चलेगा। ये भाजपा का नारा है, ये यहाँ की जनता की मांग है।
शरीयत कानून नहीं। जब आप देश की बात करते हैं तो हम सब देश के नागरिक हैं और उसी के आधार पर, जिस आधार पर यहाँ पर कानून के आधार पर जिस एक तरीके से चला जाएगा, इसलिए शरीयत कानून को उठाकर एक देश एक कानून, जैसा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं माने जाएंगे, उसी तरह एक देश में एक कानून, यूनिवर्सल सिविल कोड, यह भाजपा का आदर्श और नियम में है। चाहे हम सत्ता में रहें या ना रहें, आदर्श के आधार पर यह पार्टी देश में सत्ता पर आई है और इसी आदर्श को बरकरार रखते हुए हम आगे भी चलेंगे। महिलाओं के विकास की बात की तो क्या अन्याय कर दिया। आज जो वहां से मुनाफा आ रहा है, आज आपने बात की वक्फ औलाद की, इसमें पहले ये फायदा सिर्फ पुरुषों को मिलता था। संशोधन होने के बाद इसका फायदा महिलाओं को भी मिलेगा। क्यों महिलाएं सुविधा के हकदार नहीं रहेंगी? क्यों सिर्फ पुरुष प्रधान समाज में सिर्फ पुरुष हकदार रहेंगे? क्यों सिर्फ लड़कों को मिलेगा हक? दूसरी बात है कि अब आपने बात करी कि मुसलमान एमएलए नहीं है, तो बहुत से राज्यों में हमारे मुसलमान एमएलए हैं। आप बात करते हैं कि यहाँ पर वो थे, उनको हटा दिया, शाहनवाज हुसैन थे, मुख्तार अब्बास नकवी थे, तो आपने बात तो नहीं की आरिफ मोहम्मद खान की, जो बिहार के राज्यपाल हैं। आपने नजमा अब्दुल्ला की बात की नहीं, जिनको राज्यपाल बनाया गया था। हम उन मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान जो देश के हित में रक्षा करते हैं, जो देश के हित में बात करते हैं, जो स्वाधीनता संग्राम की बात किए थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनको अपना आदर्श मानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी बात करते हैं। आज रसखान थे कवि, उन्होंने कृष्ण पर इतनी कविताएं लिखी और वो बोलते हैं कि मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वालन। मतलब मेरा इस जन्म में हम ब्रिज में हैं और मेरा अगला जन्म भी अगर हो, अगर हम इंसान नहीं बने तो मेरा जन्म लेकिन उनके गाय और ग्वालों के बीच में हो। इस तरह की देश प्रेम और राष्ट्र हित की भावना रखने वाले मुसलमानों के पक्ष की बात करते हैं। हम याकूब मेनन के पक्ष में नहीं है, हम यहाँ के उग्रवादी, मौलवादी, आतंकवादियों के पक्ष में नहीं है। वैसे आतंकवादियों के पक्ष में नहीं है जिनको बरसों से कांग्रेस ने हिफाजत में लेकर उनको पालने पोसने की जिम्मेदारी ली थी, उनके पक्ष में नहीं है। इस पर भाजपा का दृष्टिकोण एकदम साफ है। राष्ट्रवादी मुसलमान जो देश हित में काम कर रहे हैं, और राष्ट्रवादी हिंदू भी, ऐसा नहीं है कि हमें हिंदू जो विरोधी हैं हमारे, उनके विपक्ष में नहीं है। जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उनके लिए भाजपा सरकार कटिबद्ध है काम करने के लिए। और आगे आने वाले दिनों में भी विकास की इसी राह को हम चला के रखेंगे और विकास के लिए जो जो जरूरत पड़ेगा, जो जो संशोधन की जरूरत पड़ेगी, उसको भाजपा करेगी। और इसी तरह से महिलाओं के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, पिछड़े वर्ग के विकास के लिए भाजपा सरकार आगे आएगी। शशि अग्निहोत्री जी ने जो जो सवाल उठाए थे उनका अपने हिसाब से उन्होंने बहुत जवाब दिया। आइए खुर्शीद अख्तर फरोजी साहब, आपने उठाया था सवाल। शशि अग्निहोत्री जी का कहना है कि हमने जितनी भी स्कीम बनी देश की, उसमें कहीं मुसलमान हिंदू का विभेद नहीं किया हमने। वो उनके लिए हक में भी थी, मुसलमानों के लिए दिया, गैस सिलेंडर दिया तो सबके लिए किया, महिलाओं के लिए काम किया, सबके लिए किया, कहीं पर हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। इसमें क्या कहना आपका खुर्शीद अख्तर? इस अभी इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो तो भाजपा का जुमलाबाजी ये है। ये जुमलाबाज हुकूमत है, हमेशा जुमलाबाजी में काम चलाती है। और ये कहना कि मुसलमानों को दिया, इसको दिया, कुछ नहीं दिया। एक एक गैस सिलेंडर की बात करते, किस गैस सिलेंडर की बात करें, किस जगह में दिया, ये सब बेकार की बात है। आज हम इस बात की तारीफ करेंगे, इस मुल्क के हिंदुओं की इस बात की तारीफ करेंगे कि आज हमारा केस जो लड़ रहा है सब हिंदू लड़ रहा है, मुसलमान कोई नहीं लड़ रहा है। इस चीज के लिए ठीक है, लेकिन भाजपा ये पार्टी है जिसने हिंदू को और मुसलमान को अलग अलग कर दिया। कहाँ रखा मुसलमान को? किस बात के लिए मतलब वो कहते हैं कि हम मतलब कि उसको बढ़ाया, इसको तरक्की दिया? किसी एक जगह भी बात करिए, आप कहते हैं कि हम मुसलमान को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कुछ भी नहीं किया है। आज हम जहां पर खड़े हुए हैं, हम अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं, किसी के एहसान पर नहीं खड़े हुए हैं। आज अगर हम नौकरी के लिए जाते हैं तो कहा जाता नहीं है यहाँ पर, किसी भी जगह में जाओ उसको नहीं, मतलब मुसलमान कोई जगह घर लेने जाता है, बोले नहीं हम लोग मुसलमान को अपना इस जगह में, इलाके में रहने। मुसलमान कहाँ जाए? इस मुल्क के मुसलमानों ने अपने सर कटाकर, अपने फांसी चढ़कर मतलब कि मुल्क को बचाया। आज उसके बच्चों को कहा जा रहा है कि आप इस मुल्क के वफादार हैं तो सबूत पेश कीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कोई इंसाफ नहीं है, सब बकवास बात है। चलिए, जो भी हो, खुर्शीद अख्तर फिराजी साहब ने कुछ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात गलत है, ये जुमलेबाजों की सरकार, ये सिर्फ जुमला है, हकीकत नहीं है। इस प्रकार हमने अगले दौर में, नेक्स्ट दौर में शशि जी से बात की, खुर्शीद जी से बात की। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन।
सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं वक्फ बिल किसके हक में, और अभी दूसरे दौर में शशि अग्निहोत्री जी, उसके बाद खुर्शीद अख्तर फिराजी ने कहा। आइए हम बात करते हैं राज बिठोले जी। राज बिठोले जी, आपका सबसे बड़ा चिंता ये थी कि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान में हो गया है। शशि अग्निहोत्री जी ने कहा कि हमने कभी भी जितने भी प्रोजेक्ट किए, स्कीम्स लाए, उसमें हमने कहीं विभेद नहीं किया। अगर गैस सिलेंडर दिया, कोई सामान दिया, हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, उसमें हमने ये नहीं कहा कि हिंदू को मिलेगा कि मुसलमान को मिलेगा। कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में देश बट गया? राज बिठोले जी। नहीं, अभी जो तमाम जो समस्याएं सामने आ रही है या मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ पूरे देश में, और जो चर्चाएं हो रही हैं, एक पक्ष में बोल रहा है, एक दूसरा विपक्ष में, और सबसे बड़ी बात हो रही है कि दोनों पक्ष इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि अंतिम इसका जो है रिजल्ट क्या होने वाला है। सबने अपनी बातें सस्पेंस में रखी हुई है। दोनों पक्ष को चाहिए कि भाई सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि ये इससे आपको फ़ायदा होगा। अब हम पुराने अगर उसको विरासत की बात ले जाएं तो जितने हिंदी के राइटर वगैरह हुए हैं, या हिंदी के राइटर जितने मकबूल है यहाँ पर, उतने मकबूल है पाकिस्तान में। कृष्णचंद्र, अमृता प्रीतम, कितने कितने नाम बताएंगे, आज़ाद, रामलाल भरे हुए हैं। तो ये जो संस्कृति रही है, जिसे हम कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, ये आपसी जो आदान प्रदान साहित्य में हुआ है, तो इसी तरह आदान प्रदान राजनीति में हो जाए, सब एक दूसरे की फीलिंग को समझे। वो क्या बोलना क्या चाहते हैं? बोलना नहीं चाहते हैं कि इस वक्त माहौल देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा आप सुझाव बताइए। आप पत्रकार में क्या सुझाव? आप सुझाव है कि आपसी बातचीत बहुत ज़रूरी है, और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी वर्जन आने वाला है, सारी चीज़ उस पर निर्भर करती है। अभी कुछ बोलना, सुप्रीम कोर्ट भी तो उस पर नजर रख रहा है, लेकिन दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी यहाँ पर पार्लियामेंट में, दोनों पक्षों ने बातें रखी है। इतनी सारी बातें हो चुकी है। अब हम लोग इस पर क्या बात करेंगे? हम लोग ये चाहेंगे कि माहौल शांत हो, आपसी मेल मिलाप बढ़े, सौहार्द बने, और किसी तरह के जो संशय है वो दूर होना चाहिए। ये संशय जो बनी हुई है, इफ्तार पार्टी में हम लोग गए थे, हम लोग भी गए थे, बिल्कुल। तो संशय दूर होना चाहिए। मुलाकात हुई इसमें? हाँ, दूर। हमारे प्रधानमंत्री तो कई मुस्लिम कंट्री देख के आए हैं, बिल्कुल हो। क्या आपको कमी कहाँ नजर आई? पार्टी नहीं दी कहीं पार्टी नहीं, देखिए वो जैसे बताया कि जो अपनी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है, वो अलग अपनी पॉलिसी चल रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि साहब आपसे स्वाद बना रहे। इफ्तार पार्टी करने से ही नहीं होता है, एक स्पिरिट तो होनी चाहिए भाई, हाँ सब देश के लोग एक हैं, समझे ना? वही मैं कह रहा हूँ कि, और फिर भी एक और बहुत खास बात है कि आम जनता सब देख रही है क्या हो रहा है देश में। ये बात भी बिल्कुल सही है ना, आम जनता देख रही है। पश्चिम बंगाल के बारे में बताइए। पश्चिम बंगाल के देश से बाहर तो नहीं है, यहाँ के लोग भी सब देख रहे हैं सारी बातें क्या हो रही है। अभी रामनवमी आने वाले, बड़े टेंशन को लेकर के जनता सब देख रही है। नहीं, क्या रामनवमी में क्या आपको लग रहा है कि कहीं कोई क्लैश हो सकता है? नहीं होना चाहिए टेंशन इसको लेकर रामनवमी। नहीं, पहली बार मैंने जीवन में रामनवमी भक्ति का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, और पहली बार रामनवमी मनाई जा रही है माने सेफ्टी सिक्योरिटी के साए में। ये क्या कम दुर्भाग्यजनक है कि हम राम की पूजा कर रहे हैं अंडर दी कवरेज ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री? ऐसी स्थिति क्यों बन गई? ये स्थिति क्यों बनी? तो माहौल जो गर्म हो रहा है, मैंने बताया आपको इस वक्त। कितना दुर्भाग्य है कि हम रामनवमी मनाएंगे पुलिस के पहरे में। इस पर भी तो पत्रकार को बोलना चाहिए ना। बिल्कुल। क्या स्थिति आ गई? आइए चलिए, कोई बात। सिराज खान बाती साहब 2-3 बातें जो स्पेसिफिक जवाब चाहिए आपसे। कि एक तो ये है कि भाई ये 1 करोड़ लोगों ने सेशन दिया, वक्फ बिल संशोधन किया गया, अभी तक वक्फ बिल का दुरुपयोग हुआ है, बड़े मुसलमानों के पक्ष में किया गया है, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिला, औरतों को लाभ नहीं मिला, बच्चों को लाभ नहीं मिला। पहली बार चेष्टा की गई है, इसमें 2 महिलाएं भी रहेंगी। अकपोर्ट में अब तक महिलाएं क्यों नहीं रही? आपने क्यों नहीं सोचा कि वक्त महिलाएं होनी चाहिए? इस बार एक नॉन मुस्लिम भी रहेगा, इस पर क्यों आपत्ति? आपको एक मुसलमान रहेगा तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें नहीं दिक्कत ऐसा ये बताइए हमको कि कुल मिलाकर कि ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर के बड़े भयंकर झमेला हो रहा है, खासकर हम लोग पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल का माहौल थोड़ा बाकी लोगों से थोड़ा बेटर है। यहाँ एक जो सरकार है वो उसको भले आप प्रो मुस्लिम बोल दीजिए, लेकिन सरकार इस बार कटिबद्ध है कि हम किसी भी तरह का अशांति नहीं होने देंगे। आपको क्या किस चीज़ शिकायत है बताइए हमको आप। शिकायत ये है कि जो सत्ता है केंद्र की, उसका मंशा सही नहीं है। वो कोई भी अमेंडमेंट
किसी भी बिल पे, किसी भी एक अपने काम पे उनका एक नज़रिया होता है कि हम अपने जो मेरे लीडर रहे हैं, जो हमारे देश के लीडर रहे हैं, जो कभी देश में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कभी कोई योगदान नहीं दिया, उनको लेकर ये अपना एजेंडा बना रहे हैं। दुर्भाग्य देश का यही है कि जिन्होंने कभी देश के लिए कोई संघर्ष नहीं किया वो आज सत्ता में है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है। वो पब्लिक ने चुना उनको। हाँ, पब्लिक चुना। अब यही मामला है। मामला ये है इलेक्टेड कि गवर्नमेंट है। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है, लेकिन है तो तानाशाह। तानाशाही मतलब 1 करोड़ बता रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों का वो मिला है, अनुमति मिली है और संसद मिला है। ये क्या एजेंडा, क्या आपके पास रिकॉर्ड है? 1 करोड़ दिया है। आप तो मेरा नाम जोड़ के बात इसने भी कहा है कि ये अमेंडमेंट होना चाहिए। ये तो मौखिक मामला है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि 1 करोड़ ने दिया। किस 1 करोड़ ने दिया है? सारे मुसलमान दिया क्या करोड़? ये सब आपका बना बना तमाशा है और स्क्रिप्ट है। जिस तरह से फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, राइटर लिखता है, डायरेक्टर लिखता है, उस तरह से आपने स्क्रिप्ट लिख डाली और पार्लियामेंट को दिया। पार्लियामेंट में बहुमत आपका है, आपका तो जितना ही है। लेकिन मजे की बात यह है कि बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई है, बहुत अंतर नहीं है। लेकिन देश में ये जो चल रहा है, इससे जो देश में होने वाला जो संघर्ष होगा, देश में होने वाला जो विभाजन होगा, देश में होने वाला जो प्रचंसन होगा, इस पर विचार नहीं हो रहा है कि हमने जो कर दिया, 370 कर दिया, इससे क्या नुकसान हुआ कश्मीर को। आज कश्मीर और जाके पूछिए, कश्मीर पत्थर बन गया है। वहाँ पर सरकार को, राज्य सरकार को रेवेन्यू जितना आता था फिल्मों के शूटिंग से, वो सरकार खत्म हो गई। इस पर विचार नहीं कि बस करना तो कर दिया आपने, 3 तलाक करना तो कर दिया। महिलाओं को क्या लाभ हो रहा है, महिलाओं को क्या फ़ायदा मिला, ये आपने नहीं सोचा। अरे भाई, इतनी आपको हमदर्दी मुसलमानों से है, जिस 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 सत्ता को 10 मिनट के नमाज और 2 मिनट के अजान पे एतराज़ है, वो सत्ता मुसलमानों की हमदर्द बन रही है। आश्चर्य इस बात की है। आप किसी तरह से अगर इतनी ही चाहते हैं मुसलमानों की भलाई, तो मुसलमानों को 2% 3% रिजर्वेशन दे दीजिए नौकरियों में, सारी समस्या दूर हो जाएगी, सारी नाराजगी दूर होगी। ये हम नहीं करेंगे, ये तो ऐसी बात, ये अब नहीं करेंगे। जूती मारेंगे, लेकिन मुसलमानों के कोई अच्छा काम नहीं करेंगे जिससे मुसलमानों की उन्नति हो सके। ये मुश्किल है। इस बात पे कोई गौर नहीं कर रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना बीजेपी वाले बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ बिल किसके हक में? इस बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही विवादास्पद, बहुत ही फायरिंग इग्नाइट सब्जेक्ट पर हमने बातचीत की और कल ही ये बिल पास हुआ है। और आज हमने एकदम इतना तुरंत शायद किसी भी टीवी चैनल ने इतने कम समय में बातचीत नहीं की। और हमने जिन प्रतिभागियों को बुलाया वो अलग अलग विचार के लोग हैं। इसमें 2 पत्रकार भी हैं, 2 पत्रकार भी हैं, इसमें 2 अपनी अपनी पार्टी के नेता भी हैं या 2 कौम के नेता भी हैं। हमने कोशिश की कि इस सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों के, हमारे जो दर्शक हैं, उन तक सारी बातों को परोसें। ये वक्फ बिल क्या है, ये वक्फ बिल क्यों लाया गया है, इसके संशोधन से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। लेकिन हम एक चीज़ चाहते हैं, जो हम अपनी तरफ से कहते हैं, मीडिया या हम अपनी तरफ से, कि देश में कोई भी कौम के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक है। हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। कोई एक कौम नहीं कह सकती कि हमने लड़ाई लड़ी, कि कोई दूसरी कौम नहीं कह हमने नहीं लड़ी। सब ने मिल कर के लड़ी, सब ने सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, जीवन खोया अपना। इसलिए इस देश की जितनी आज़ादी की लड़ाई की जितनी ज़रूरी थी, उस उतना ही आवश्यकता आज है कि ये दोनों बड़े बड़े संप्रदाय जो हिंदू और मुसलमान हैं वो साथ रहें, मिल कर के रहें और बीच में जो खाई है इसको पाटी जा सके। इसमें एक पत्रकार के रूप में, एक मीडिया के रूप में जो हमारी भूमिका होनी चाहिए, हम उसका निर्वाह कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नमूना ये है कि हमने इस बिल को, जैसे कई लोग बोलते हैं कि सब वो, हमने उन लोगों को बुलाया है जिसके बारे में अलग अलग विचार हैं। चारों विचारों को हमने कहा। इसलिए हम अपने दर्शकों से भी हम चाहते हैं अगर उनके पास भी कोई विचार हो, कोई राय हो, परामर्श हो, हमें लिख करके भेजें। ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17 हमको लिख कर भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता हमारा है response@tazatv.com। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हम बहुत आभारी हैं हमारे चारों प्रतिभागियों के, शशि अग्निहोत्री, खुर्शीद अख्तर फराजी, राज मिठोलिया और शेराज खान बातिश, जिन्होंने आज के इस डिबेट में भाग लिया, आज की परिचर्चा में भाग लिया। धन्यवाद। नमस्कार।